हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तनुजा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं 2018 में आई एक स्पेनिश मूवी जिसका नाम है दुरांते ला टोरमेंटा। तो इसके कास्ट में हम अपने प्रोफेसर साहब को भी देखते हैं, मनी हीस्ट वाले। इस मूवी को काफी डिटेलिंग के साथ आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस मूवी का नाम दुरांते ला टोरमेंटा क्यों है? तो इसका मतलब होता है ड्यूरिंग द स्टॉर्म, और ये स्टॉर्म ही इस मूवी का मेन फैक्टर है। बट इंग्लिश टाइटल जो दिया गया है वो है मिराज। मिराज बेसिकली एक इल्यूजन होता है जो कि एक एटमॉस्फेयर कंडीशन की वजह से क्रिएट होता है, और दोनों टाइटल में पूरी मूवी घूमती है। ये एक टाइम ट्रेवल मूवी होने वाली है। मूवी में 3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें दिखाई जाती है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फ्यूचर पास्ट का टाइम ट्रेवल दिखाया जाता है, सो बेसिकली जिसका टाइम ट्रेवल हमें समझना होगा। सेकंड में हमें यहाँ पर एक मर्डर मिस्ट्री दिखाई जाती है जो कि एकदम एंड में जाके सॉल्व होती है। और थर्ड है कि यहाँ पर हमें एक माँ और बेटी की स्टोरी भी दिखाई जाती है, वो अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर टाइम ट्रेवल समझने के लिए इस मूवी के प्लॉट में जाना पड़ेगा। ये जरूरी है, तो प्लीज ध्यान से देखना क्योंकि मूवी काफी कंफ्यूजिंग होने वाली है। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाते हैं और ये साल होता है 1989 का। अब एक 8 साल का बच्चा हमें दिखाया जाता है जिसका नाम होता है निको। निको सिर्फ अपनी माँ के साथ में रहता है। बाहर आसमान में एक बहुत बड़ा तूफान आया होता है। वो बच्चा अपना गिटार लेकर गाना गा रहा होता है और सामने रखी टीवी और कैमरे में खुद को रिकॉर्ड कर रहा होता है, और उसके पास ऐसे कई सारे रिकॉर्डिंग स्टेप्स होते हैं। और फिर तभी वो नोटिस करता है कि उसके पड़ोस के सामने से कुछ लड़ाई करने की आवाज सी आ रही है। तो ये वहाँ जाता है और घर के अंदर चोरी से चला जाता है, और वहाँ जाकर वो देखता है कि जमीन पर मिस वीस की डेड बॉडी पड़ी होती है, और उधर ही घर का मालिक भी होता है जिसके हाथ में वो चाकू होता है। मतलब कि किलर यही है। निको से देखकर वहाँ से भाग जाता है। रोड पर आते ही उसकी एक कार से टक्कर हो जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और अब स्टोरी में आगे बात करने से पहले मैं आपको पूरी मर्डर मिस्ट्री बता देती हूँ, क्योंकि वैसे तो मूवी में लास्ट में जाके सॉल्व हो जाती है, लेकिन ये हमें आगे एक्सप्लेनेशन में हेल्प करेगी। तो निको ने जिस आदमी को देखा था और जिसने चाकू पकड़ा हुआ था उसका नाम था एंजल प्रिएटो, और वो जो लेडी की डेड बॉडी थी वो और कोई नहीं बल्कि वो एंजल की वाइफ होती है, मिस वीस। तो अब सीन ये था कि एंजल के घर के सामने एक माँ और बेटा रहते हैं, ईथर और उसकी माँ क्लारा। तो एंजल का अफेयर चल रहा होता है क्लारा के साथ में। ये दोनों बहुत ज्यादा प्यार में डूबे होते हैं। जैसे ही एंजल की वाइफ अपने काम पर बाहर चली जाती है तो ये दोनों घर पर मजे करने के लिए आ जाते हैं। तो एक दिन ऐसे ही मिस वीस अपने काम पर चली जाती है तो एंजल अगेन क्लारा को बुला लेता है घर पर मजे करने के लिए। बट मिस वीस ने गेम खेल दिया था, वो तो काम पर गई ही नहीं थी। रात में वो घर पर वापस आ जाती है और इन दोनों को मजे करते हुए देख लेती है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो चाकू लेकर क्लारा को मारने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर तीनों में हाथापाई हो जाती है जिसकी वजह से गलती से क्लारा ही मिस वीस को चाकू से स्टैब कर देती है और वो नीचे गिरकर मर जाती है। बट एंजल चाकू क्लारा के हाथ से ले लेता है और तभी उसी पॉइंट पर निको घर में एंटर कर देता है, और फिर वही होता है कि वो जल्दबाजी में एक्सीडेंट में मारा जाता है। एंजल को इसके लिए काफी बुरा लगता है क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि अपनी वाइफ को मार डाले, और वो निको को भी नहीं मारना चाहता था। उसका प्लान यही था कि वो एक दिन अपनी वाइफ को सारा सच बता देगा अपने अफेयर के बारे में। पर चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, और फिर उस एक्सीडेंट के बाद सबने एंजल को चाकू के साथ देख लिया था तो पुलिस उसे ले जाती है। हालांकि आगे जाकर गिल्ट के कारण उसने सुसाइड कर लिया था। तो ये तो थी मर्डर के पीछे की कहानी। अब प्लॉट में वापस आते हैं। तो जैसे ही निको कार के आगे आके मरता है तो तुरंत वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हमें टाइम दिखाया जाता है पूरे 25 साल बाद का, मतलब 2014 का। अब हमें छोटी सी एक प्यारी सी फैमिली दिखाते हैं जिसमें एक कपल होता है, वेरा और डेविड, और इनकी एक छोटी बच्ची होती है ग्लोरिया। और ये एक जगह से अपने न्यू घर में शिफ्ट हुए थे, और ये वही घर होता है जिसमें 1989 में निको और उसकी माँ यहाँ पर रहा करती थी। और इनको इस घर में निको की वही टेप रिकॉर्डिंग्स भी मिलती है और वही टीवी और कैमरा भी मिलता है, और ये लोग निको की कुछ रिकॉर्डिंग्स देखते भी हैं। और जैसा कि 1989 में बाहर तूफान चल रहा था, वैसा ही तूफान इस टाइम भी बाहर चल रहा होता है, और उन्हीं कैरेक्टर्स की अगेन एंट्री होती है एंड उसकी मॉम क्लारा की। ये 1989 में निको के
पड़ोसी थे, याद होगा आपको। एटर निको का बेस्ट फ्रेंड भी था। क्लारा इन्हीं का चक्कर चल रहा था एंजल के साथ में, बट ये बात किसी को भी पता नहीं चली थी। ये दोनों अभी भी सेम घर में रहते हैं। इसका मतलब अब 2014 में ये दोनों वेरा और डेविड के नए पड़ोसी बन गए थे। अब हम थोड़ा इन कैरेक्टर्स की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो होता ये है कि वेरा जब सिंगल थी तो वो एक नर्स थी और अभी भी नर्स है, बट तब वो एक न्यूरोसर्जन बनने की पढ़ाई कर रही होती है, जो कि उसका ड्रीम था। और ऐसे ही ये डेली ट्रेन में ट्रेवल करती थी। तो इसकी सीट के सामने एडर रोजाना बैठा रहा करता था। असल में वो वेरा को बहुत लाइक करता था, इसीलिए ऐसे ही एक दिन उन दोनों की बातचीत स्टार्ट हो जाती है। फिर ये दोनों अच्छे क्लोज फ्रेंड भी बन जाते हैं। और फिर एक दिन एडर वेरा को अपने दोस्त डेविड से मिलवा देता है और देखते के साथ ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एडर बेचारा दोस्त का दोस्ती बनकर रह जाता है। डेविड और वेरा शादी कर लेते हैं और उनकी एक बेटी भी होती है। अब ग्लोरिया की वजह से वेरा अपने न्यूरोसर्जन वाले सपने को सेक्रीफाइस कर देती है और खाली एक नर्स बनकर ही खुश रहती है। नाउ बैक टू द स्टोरी। तो वेरा और एडर अब अच्छे दोस्त तो थे ही, साथ में अब वो पड़ोसी भी बन गए थे। वेरा अपने नए घर में एडर को डिनर के लिए बुलवाती है और डिनर के टाइम पर वेरा एडर को उस समय निको की रिकॉर्डिंग्स के बारे में भी बता देती है। एडर उसे बताता है कि रिकॉर्डिंग्स में दिखने वाला लड़का निको है, जो कि किसी समय मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। और वो उसे 1980 वाली रात के बारे में भी बता देता है कि किस तरह से निको की मौत हुई थी। जैसे ही ये लोग एंजल के बारे में बताने लगते हैं कि उसने किस तरह से अपनी वाइफ का मर्डर किया था, तो यहाँ पर इसकी मोम क्लारा काफी भड़क जाती है। अब मूवी में इस टाइम पर तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्लारा ऐसा रिएक्शन क्यों देती है, बट अब जब आपको पता है कि एंजल की वाइफ का मर्डर क्लारा ने ही किया था, तो यहाँ पर आपको इसका ये रिएक्शन समझ में आ जाता है। अब रात को डेविड इंटरनेट पर सर्च कर रहा होता है एंजल के बारे में और वही सेम न्यूज उसे वहाँ पर मिलती है। बट एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली यह होती है कि एंजल ने बयान दिया था अगर वो पकड़ा ना जाता, मतलब किसी न किसी तरह से वो बच जाता, तो वो अपनी वाइफ की बॉडी को पीसेस में काट कर अपने कोचर हाउस में जमीन में गाड़ देता कि वो प्रोफेशन से एक कोचर था। आपको अब डेविड के कपड़ों से एक माचिस की डिब्बी मिलती है, तो उसे लगता है कि डेविड ने फिर से स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है। पर डेविड यहाँ पर टॉपिक चेंज कर देता है। अब यहाँ पर आधी रात हो जाती है। अचानक से वेरा की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि निको की टीवी अपने आप चल रही होती है और ये जैसे ही टीवी को टच करती है तो टीवी में निको की एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अब अजीब चीज ये होती है कि जब तक टीवी में कोई टेप नहीं लगी होती तब तक रिकॉर्डिंग नहीं चलती है, बट जब वेरा चेक करती है तो उसकी रिकॉर्डिंग बाहर बॉक्स में रखी होती है। मतलब कि ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ये तो एक एक्चुअल लाइव होती है। मतलब जिस निको को वो देख रही होती है वो इस टाइम से नहीं बल्कि 1980 में टीवी के सामने बैठा होता है। और जैसे ही वेरा टीवी के ऊपर रखा हुआ कैमरा ऑन करती है तो सेम निको भी अब वेरा को लाइव देख पा रहा होता है। तो यहाँ पर ये टीवी और ये कैमरा दो अलग अलग टाइम को एक साथ जोड़ रहे होते हैं, 1989 के टाइम और 2014 के टाइम को, और यहाँ तक के ये दोनों एक दूसरे से बात भी कर पा रहे होते हैं, जैसे कि कोई वीडियो कॉल पर बात कर रहे हो। सो ये क्या सीन हो रहा है यहाँ पर? तो मूवी में इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है स्टॉर्म यानी कि तूफान। बाहर जो तूफान चल रहा है उसकी वजह से एक स्ट्रेंज पावर की वजह से टीवी और कैमरा अचानक से एक वॉर्म होल की तरह वर्क कर रहे होते हैं। ये दो टाइमलाइंस को जोड़ रहे होते हैं। बस इतना ही बताया गया है मूवी में। वेरा निको से बात करती है तो ऑब्वियसली निको ये देखकर डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। तभी निको को पड़ोसी के विंडो से लड़ाई की आवाजें आने लगती हैं। मतलब कि वही एंजल और उसकी वाइफ क्लारा में झगड़ा हो रहा होता है। बट ये देखकर वेरा को रियलाइज होता है कि जैसा इसे एडर ने बताया था ये वही टाइम होता है जब एंजल निको के घर जाएगा और फिर वो एक्सीडेंट से मारा जाएगा। अब यही बात वेरा निको को भी बता देती है और बोलती है कि अपने पड़ोसी के घर पर मत जाना। निको को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि मैं फ्यूचर से हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है। पर निको को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो बाहर चला जाता है अपने पड़ोसी के यहाँ जाने के लिए। बट इसके सामने आने वाली कार ऑलरेडी निकल चुकी थी, जिसे निको ने पहले टक्कर मारी थी, क्योंकि ये वेरा की बातें सुनने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो अब यहाँ पर ये हो गया था कि एक तरह से वेरा ने निको की जान बचा ली थी। तो अब इसको आप ऐसे समझो, अभी तक जो पहले हुआ था निको के साथ में, जब उसने वेरा से कोई कांटेक्ट
नहीं किया था, तो अब एंजल के घर जब वो गया था तो बाय एक्सीडेंट मारा गया था। तो ये थी फर्स्ट टाइमलाइन। बट अब यहाँ पर सीन ये हुआ कि 2014 में जब वेरा ने निको से कांटेक्ट किया, जिस वजह से वो लेट हो गया, एंजल के यहाँ जाने, कार्ल के यहाँ आने से मौत नहीं हुई। यहाँ पर क्रिएट हो गई सेकंड टाइमलाइन। सो अब यहाँ पर थ्योरी आती है बटरफ्लाई इफेक्ट की। इसके हिसाब से पास्ट में अगर हल्की सी भी चीजों के साथ में छेड़खानी की जाए तो इसका इफेक्ट पड़ेगा फ्यूचर पे और पूरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा। अब निको नहीं मरा, जिसकी वजह से सेकंड टाइमलाइन क्रिएट हो गई। तो अब इसका फ्यूचर पे काफी बड़ा इफेक्ट पड़ा है। अब 2014 में सीन चेंज हो जाता है। एक फ्लिप के बाद में हमें वेरा को दिखाते हैं, जिसमें उससे अपने हॉस्पिटल में होश आता है। बट अब यहाँ पर सारी नर्सेस उससे डॉक्टर वेरा के नाम से बुलाती है, क्योंकि सबके हिसाब से ये एक न्यूरो सर्जन होती है, जो कि टाइमलाइन फर्स्ट में नहीं थी। और वेरा फिर अपनी बेटी ग्लोरिया के स्कूल जाती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी कोई बेटी यहाँ पर पढ़ती ही नहीं है। एक्चुअली में सेकंड टाइमलाइन में उसकी कोई बेटी है ही नहीं, क्योंकि इसकी शादी हुई होती है डेविड के साथ में। ये डेविड के ऑफिस पे जाती है। इसको पता चलता है कि वो तो किसी और के साथ में पहले से ही एंगेज्ड है और वो वेरा को जानता तक नहीं है। अब यहाँ से मूवी ने दिमाग का दही किया है, इन आगे पीछे दिखाकर। इसीलिए हम प्लॉट के हिसाब से नहीं चलकर सिंपल वे में और ऑर्डर के हिसाब से मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो 2014 को अभी गोली मारो।